जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अरीन जी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था। अरीन जी, मैंने परसों ही इसके बारे में कहा था। मैंने कहा था कि अगर हमें अपने वीरों का सम्मान करने के लिए ज़मीन आवंटित करनी पड़े तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष में कितने होंगे, 7.5 लाख गांव हैं। तो हर गांव में अरीन जी 50-100 एकड़ ज़मीन हमको आवंटित करनी पड़ेगी स्मारक बनाने के लिए। इतनी ज़्यादा वीरों की शौर्य गाथाएं इस भारत भूमि में है। तो वो थोड़ा सा काम मुझे कठिन दिखता है। 1769 के दीपावली से माधवराव के मृत्यु तक हमारे त्र्यंबक मामा पेठे जो थे ये कर्नाटक में ही रहे, क्योंकि बीमारी के वजह से मीरठ से माधवराव फिर पुणे लौट आए। हमने ये देखा है। अब वहाँ कर्नाटक में त्र्यंबक मामा ने अपने शौर्य का, अपनी राष्ट्र निष्ठा, स्वामी निष्ठा का परिचय हमसे करवाया है और इस परिचय से त्र्यंबक पेठे आज मराठा इतिहास में अमर हो गए। गुर्रम कोंडा के जीत के बाद गोपाल राव ने पूरा कोलार जिला जो था वो यवनों से मुक्त कर दिया था और वहीं कोलार जिले में ही मूल बागल में सीमा पर वो डट के खड़े रहे। वहां डट के खड़े रहे और लगातार अंग्रेजों से संधि करने में भी गोपाल राव जुड़ गए। खैर, मदद तो कभी अंग्रेज करने वाले नहीं थे और जब सामने वाले को मदद चाहिए तो अंग्रेज मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर अंग्रेज को मदद चाहिए तो वो तुरंत की अपेक्षा करते आए हैं। टिपिकल स्वार्थी विचार। ठीक है, गोपाल राव को मदद तो नहीं मिली क्योंकि जरूरत गोपाल राव को थी, अंग्रेजों को नहीं थी। तो फिर बाद में अंग्रेजों को छोड़ के गोपाल राव मुड़ गए हैदर की तरफ, क्योंकि हैदर का जो पारिपत्य था वो तो मराठों का अंतिम लक्ष्य बन गया था। इसके लिए फिर पहले देवलहल्ली, बाद में चिक्कबाड़ापुर, नंदीगढ़, गणेशगढ़, सभी हैदर के जितने भी ये चौकिया ठाणे थे ना, वो मराठों ने हैदर के लिए छान मारे। एक दिन खबर मिली, हैदर श्रीरंगपट्टनम से होसकोटी की तरफ रास्ते में है। तुरंत त्र्यंबक मामा ने हैदर की खोज में निकले हमारे गोपाल राव को पत्र भेजा। पत्र में त्र्यंबक मामा कहते हैं, शीघ्र रायदुर्ग पहुंचे, मौका चुकने से हमें नुकसान हो सकता है। पत्र मिलते ही प्रस्थान करे। अब जाहिर है हैदर को चारों ओर से त्र्यंबक मामा को घेरना था। यहाँ हैदर के पीछे भागते हमारे गोपाल राव जो थे वो कफल्लक बन गए थे। इसलिए पत्र मिलने के बाद भी मित्रों, गोपाल राव रायदुर्ग की बजाय अडोनी चले गए पैसा जुटाने। अब अडोनी में अचानक गोपाल राव बीमार पड़ गए। तो फिर उन्हें मीरज ले जाना पड़ा लौट के। बीमार गोपाल राव ने शायद पहचान लिया था कि ये मेरा अंतिम क्षण है, तो उसके पहले अपने भाई वामन राव को उन्होंने बुलाया और अपनी जो टुकड़ी थी वो वामन राव को सौंपी और आगे का जो आधा अधूरा कार्यभाग था ना, वो भी संभालने का आग्रह गोपाल राव ने किया। 11 जनवरी 1771 को मीरज अपने घर पहुंचने के 3 दिन बाद हिंदवी स्वराज्य का ये महान, पराक्रमी, निष्ठावान गोपाल राव अनंत में
विलीन हो गया। गोपाल राव के चले जाने से मित्रों भूतो न भविष्यति मराठों को हानि पहुंची थी। त्र्यंबक मामा हो गए, मुरार राव हो गए, आनंदराव रास्ते हो गए, सुपेकर हो गए, सभी सरदार निशब्द हो गए। पुणे में माधवराव भी आहत में थे, क्योंकि पटवर्धन घराने का और एक कर्तव्यकार युग पुरुष चला गया था। दुर्भाग्य मित्रों ये है कि गोपाल राव का जब निधन हुआ तब उसके वयोवृद्ध माता पिता को ये उसका शव देखना पड़ा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माता पिता अपने पुत्र का निधन अपने सामने देखे। पुत्र वियोग तो इन दोनों माता पिताओं को सहन नहीं हुआ, क्योंकि वृद्ध भी हुए थे। 1.5-2 महीने में बस माता पिता भी गोपाल राव के गुजर गए। मित्रों, जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षात्र धर्म निभाने वाले इस महापुरुष के जीवन को अगर देखा जाए तो इस महापुरुष ने एकमात्र गलती जरूर की है। जब गोपाल राव इनसे उखड़कर जब दादा और माधवराव का आपसी गृह कलह शुरू था, तब गोपाल राव ने एक स्टैंड लिया। किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो गोपाल राव क्रोधित हुआ और तकरीबन 8 महीने अपना इस अहंकार के चलते गोपाल राव निजाम के पांव में गिर गए थे। ये एक गलती इस मनुष्य ने की है। खैर, मनुष्य है, गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन बाकी का अगर 55-57 साल का इनका जीवन काल हम देखें तो अपनी राष्ट्रभक्ति, स्वामी निष्ठा का परिचय इन्होंने बार बार गोपाल राव पटवर्धन ने दिया है। गोपाल राव जीवन भर पेशवा का अत्यंत करीबी विश्वास पात्र सेवक बना रहा। मनमुराद आनंद लूटने वाला, कर्तव्य परांग मुख और मन से साफ व्यक्तित्व था गोपाल राव का। बस का दोष निकाला जाए तो अहंकार था और मानी भी था। खैर, भावुक था तो आप जानते हो, जो भावुक होता है वो ज्यादा क्रोधित भी जल्दी हो जाता है, लेकिन शांत भी उतनी ही जल्दी हो जाता है। गोपाल राव का व्यक्तित्व भी ऐसे ही था। मित्रों, पुणे में गोपाल राव की शोक में 4 दिन माधवराव ने दरबार और रोज का जो उनका सनई चौघड़ा होता था ना शनिवारवाड़ा पे, वो बजाना बंद कर दिया था। उसके छोटे भाई वामन राव भी मित्रों दमा का शिकार थे और नाजुक प्रकृति के थे, गोपाल राव से अगर कंपेयर किए तो। लेकिन वामन राव भी अपनी टुकड़ी लेके लाइन हाजिर पुणे में हो गया था। गोपाल राव के निधन से मराठों की कर्नाटक मुहिम को तुरंत ब्रेक लगा है और इस तरह से हैदर को भी जीवन दान मिल गया। मैंने बोला ना कि हैदर ने 20 साल, हैदर की पता नहीं जीवन की डोर बड़ी मजबूत थी। हर बार भागने में कामयाब हो गया, अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, उसमें भी भागने में कामयाब हो गया, और मराठों से तो जीवदान तो हर बार उसे मिला है। दूसरी तरफ आप जानते हो कि जनवरी के बाद में जब बीमार माधवराव पुणे आ गए तो उसके तुरंत बाद उसने अप्पा बलवंत मेहंदड़े को 10,000 मावड़ों के साथ त्र्यंबक मामा से जुड़ने के लिए कर्नाटक भेज दिया। अब ये खबर हैदर तक पहुंची। हैदर मेहंदड़े को पहचानता नहीं था। ये वही अप्पा है मित्रों जिसके महान कर्मयोगी बलवंतराय मेहंदड़े का पुत्र होने का अप्पा को सौभाग्य मिला। बलवंतराव मेहंदड़े आपको याद होगा, जिन्होंने पानीपत के समय दिसंबर 1760 में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।
और उसकी सुविद्य पत्नी ने अग्नि प्रवेश करने से पहले सदाशिवराव भाऊ को पुत्र सौंपे थे। उसमें से ही एक था अप्पा मेहेंदड़े। अब त्र्यंबक मामा के साथ आने से पहले अप्पा को निपटने की मनीषा से हैदर ने मराठों पे चाल खेलनी चालू की। प्लान तो उसका अच्छा था कि भाई त्र्यंबक मामा से मिलने से पहले ही इस नए नवेले जो कुछ मेहेंदड़े है उसको निपटा देते हैं। मनीषा अच्छी थी, प्लान अच्छा था, लेकिन हैदर के सरदारों की औकात नहीं थी, क्षमता नहीं थी। प्लान वहीं कागज पे ही फेल हो गया। अप्पा मेहेंदड़े त्र्यंबक मामा से 1771 के फाल्गुन में जाके मिल गया। अब दोनों का लक्ष्य एक ही था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हैदर का निपात। तो हैदर के निपात के लिए बिदनूर की दिशा में मराठी सेना हमारी चल पड़ी, क्योंकि बिदनूर हैदर की जान थी। शुरुआत तो डंडीगुल से हैदर ने की थी, लेकिन डंडीगुल से ज्यादा हैदर हमेशा बिदनौर को ही महत्व देता रहा। आप एक तरह से समझ जाए कि हैदर की रियासत जो थी उसकी मनस्वी राजधानी बिदनूर बनी रही। बिदनूर के दिशा में निकली मराठी सेना को देखकर हैदर चुप तो नहीं बैठने वाला था। तुरंत हैदर ने श्रीरंगपट्टनम से 25,000 गार्दी, जिसमें रोहिला और अफगान जैसे भाड़ोत्री सैनिक थे, 8,000 उसके मोमिन घुड़सवार और 45 फ्रेंच तोपों के साथ श्रीरंगपट्टनम के नजदीक से हैदर निकला। यहाँ मराठे तुमकुर में थे, तो मराठे भी तुमकुर से बेलूर, बाणावर, गर्दनगढ़ की चौकियां जीत के बिदनौर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। खबर मिली कि हैदर चेनापट्टनम की तरफ अपनी फौजों को लेके आ रहा है। अब यहाँ मराठी सेना ने एक चाल चली। पहले त्र्यंबक मामा ने मैदानों में हैदर से दो हाथ करने की अब ठान ली थी, तो त्र्यंबक मामा ने मुख्य फौज के साथ अपना बिदनूर में जाने वाला रास्ता मोड़ के चेनापट्टनम की तरफ कर दिया। हैदर की हलचल को आंकने के लिए उसने हिंदवी स्वराज्य का मित्रों और एक साहसी रत्न सखाराम हरि गुप्ते को 2000 मावड़ों के साथ चेनापट्टनम की तरफ हैदर के पीछे भेजा। अब सखाराम गुप्ते मेड़कोट के पास जब जंगल में था तो उसे पता चला कि सामने हैदर की युद्ध छावनी है। सखाराम गुप्ते ने तुरंत जंगल से जाके हैदर की छावनी देखी। अचाट, साहसी और निडर हमारे सखाराम गुप्ते ने अपने 300 मावड़े चुने, 300 मावड़े, और ये 300 मावड़े लेके वो प्रातः समय निकल पड़ा। प्रातः समय इन 300 ने सीधा छावनी की तरफ रुख किया और छावनी से थोड़ा सा दूर ऊंट, घोड़े और 5-7 हजार बकरियां बांध दी। तकरीबन ये अंतर 1-1.5 किलोमीटर बस था। इस कल्पकता की सराहना मित्रों आज भी इतिहास तज्ञ करते हैं। 300 मावड़ाओं ने गनिमी कावा से जो कुछ मिला, छावनी के आसपास, छावनी में जहां भी मिले, कम समय में उसे लूट के मोमिनों को अपने आने की दस्तक दे दी और भाग गए। अब देखो, 1.5 से 2 किलोमीटर दूर सखाराम गुप्ते ने मवेशियों को बांधा था। अब उनको बांध के सखाराम गुप्ते ने ये जताया था मोमिनों को कि आसपास कहीं बहुत बड़ी मुख्य
मराठी सेना आ रही है। तो ये जो मावड़े थे हमारे 300, अब वो छावनी से लूट के भाग गए तो इसके पीछे मोमिन भी लगे। अब मोमिन ने वो पकड़ियाँ देखी, मोमिन वहीं रुक गए, युद्ध छावनी में वापस आ गए। सीधी बात है, हैदर को उनको खबर देनी थी। उसी समय ये हमारे जो 300 मावड़े थे उनको लेके सखाराम गुप्ते तुरंत नजदीक वाले नागमंडल भाग गए। अब नागमंडल में उन्होंने लूट की, जो कुछ मिला वो लूट के निकल गए। क्योंकि भाई मैंने जैसे बताया, असली मकसद लूटना नहीं था, असली मकसद तो हैदर को अपने ही मन में उलझाना था। अब जैसे ये नागमंडल लूटने के लिए हमारे 300 मावड़े गए, हैदर ने तुरंत अपनी फौज नागमंडल में भेजी। नागमंडल को हैदर ने जैसे फौज भेजी, मावड़े वहां पे तो रुकने वाले तो थे नहीं, तो मावड़े विद्युत गति से बेलूर की तरफ भाग दौड़े। वहीं जाते जाते पेठे मामा ने यहाँ एक कांड किया। पेठे मामा जो तुमकुर थे ना, वो तो बिजनौर की दिशा में जा रहे थे और बिजनौर से अचानक मेलकोट वहां पहुंचने का उनको संदेशा मिला, तो मेलकोट की तरफ उन्होंने मोड़ दिया अपनी मुख्य सेना को। यहाँ नागमंडल में बिखरी हुई मोमिन के फौज को और एक धक्का लगा। क्या लगा? हमारे कमजोर, दमेकरी, दमा से बीमार हमारे वामनराव पटवर्धन, पता नहीं फ्रॉम नोवेयर वामनराव पटवर्धन आ गए अपनी टुकड़ियों के साथ, और वामनराव पटवर्धन ने मोमिनों पर धावा बोल दिया। उनकी छुटपुट लड़ाई वहां पे हो गई, लेकिन मुख्य मोमिनों के घोड़े, ऊंट और बैल ये उठाकर वामनराव पटवर्धन ले उड़ गए। हैदर अब पूरा बौखलाया था, यानी 3 जगह से मराठे हैदर को नोच नोच के खाने में लग गए। मोमिनों की युद्ध से पहले, मुख्य युद्ध से पहले उनकी मनोस्थिति को कमजोर करने की मराठों की ये चाल सिद्ध हुई। वंदे मातरम।